नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में कि वेव फंक्शन की ऑर्थोगोनैलिटी से हम लोग क्या समझते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कह लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सेट है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का। ठीक है, सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस, और हम दो वेव फंक्शंस ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो पहला वेव फंक्शन है उसको हम लोग कह रहे हैं साई एक्स, और दूसरा हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसको हम लोग कह रहे हैं फाई एक्स। ठीक है, हमने क्यों कहा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में बात करी है कि वेव फंक्शन के एक्सेप्टेबल होने की कंडीशंस क्या होती हैं और हमें क्यों ज़रूरी है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो जाकर वीडियो देख लें ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो वेव फंक्शन ले लिए, साई एक्स और फाई एक्स, जो कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस हैं। अब हम क्या कहते हैं कि अगर देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो वेव फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली क्या एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लें गॉसियन, हमारे पास जो गॉसियन वेव फंक्शन होता है, गॉसियन वेव फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर। इसमें आप देखिए कि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म को जब भी हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक आयोटा इंट्रोड्यूस होगा, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इस आयोटा का हमारे फिजिकल वर्ल्ड में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं अपने किसी भी वेव फंक्शन की, तो अगर हम उसी वेव फंक्शन को उसके स्ट्रिच से, यानी कि जहां पर हम क्या करते हैं कि अगर कोई वेव फंक्शन है उसमें आई को -i से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास साई स्ट्रिच आ जाता है। तो इस वेव फंक्शन को जो हम प्रोडक्ट लेते हैं, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो बेसिकली क्या डिफाइन करेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, और इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है इस वर्ड में। तो ये आपको छोटी सी चीज है जो मैं बताना चाह रहा था, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास दो वेव फंक्शन है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये जो दो वेव फंक्शन है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, इसको हम क्या करें, लिमिट a टू b हम ले लेते हैं मान लीजिए, और इन वेव फंक्शन क्या ले लें, प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, साई एक्स इंटू फाई एक्स, और इनका जो वॉल्यूम होगा वो होगा dx, अगर ये किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। ठीक है, ये जो हमारे पास पूरा प्रोडक्ट आया ये अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो सेट ऑफ वेव फंक्शन है, सेट ऑफ वेव फंक्शन है इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, और ये जो कंडीशन है जो फॉलो हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन का कहने का मतलब क्या है कि साई एक्स एंड फाई एक्स, ठीक है, साई एक्स और फाई एक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये तो हुआ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, जो जिसको हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, कि हर चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। लेकिन इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि हमारा वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल हो गया तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि अगर हमारे दो जो वेव फंक्शन आए वो ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों वेव फंक्शन जो हैं वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट। इसका मतलब है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट में होंगे। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास इस वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए हमारा एक जो वेव फंक्शन है साई एक्स, ये ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, और हमारा जो फाई एक्स वाला जो हमारा है वेव फंक्शन वो इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है बेसिकली साई एक्स,
ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी होगी तो इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो उसके टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हमारा साई एक्स है और इसको भी प्रोबेबिलिटी की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने माना ये वाला जो पॉइंट है वो x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या कहती है, अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो इसमें से जो हमारे पास साई एक्स फाई एक्स एंड साई एक्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन सेम स्टेट at same time। ठीक है, यानी कि किसी भी समय ये दोनों वेव फंक्शन एक ही स्टेट में नहीं रह सकते। एक ही स्टेट में होने का मतलब है दोनों एक ही एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसे कभी कभी क्या बोलते हैं, जो हमारी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन जो होती है, ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी जो क्या होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, इसे हम लोग कभी कभी ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेव फंक्शंस हैं वो क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन बेसिकली फॉलो होना भी हमारे वेव फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब इसमें एक जो चीज़ है हमें और भी डिस्कस करनी है, जिसको हम लोग ऑर्थोनॉर्मलिटी कहते हैं। वो थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम रब करते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन के बारे में कि ये बेसिकली क्या है। तो आप देखेंगे कि ये जो टर्म ही लिखा हुआ है इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है ऑर्थो और एक लिखा हुआ है नॉर्मल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, हमने ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन पढ़ी और हमने क्या पढ़ी, नॉर्मलिटी की कंडीशन पढ़ी। ये एक ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वेव फंक्शन का, ये कंडीशन है जिसमें कि दोनों कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई हो जाती हैं। और इस कंडीशन में हम लोग किसका बेसिकली यूज़ करने वाले हैं, किसका, डिराक डेल्टा फंक्शन का। बेसिकली हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे और उसी को रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा वेव फंक्शन बेसिकली कहता क्या है। तो देखिए, अगर हम वेव फंक्शन की बात करें तो हमने अभी तक क्या लिया था, एक साई एक्स वेव फंक्शन लिया था। मान लीजिए कि एम टर्म कंटेन करता है वो, और हमारे पास एक कोई वेव फंक्शन जिसकी हम लोग बात करते हैं साई ऑफ एक्स एन। ठीक है, और ये डी एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एम एन। ठीक है, ये जो है बेसिकली यही हमारा क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिमिट हम मान लेते हैं a टू b, ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली क्या कहलाती है, हमारी ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। अब ये कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई, इसमें कंडीशंस लगाएंगे अभी हम कि कंडीशन क्या होगी, क्योंकि डेल्टा एम एन कैसे निकलेगा, डेल्टा एम एन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1, कब, जब m n के बराबर हो जाएगा। m n दोनों सेम हो जाएंगे तो हमारे पास डेल्टा एम एन की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और ये डेल्टा एम एन की वैल्यू 0 हो जाएगी जब m n के बराबर नहीं होगा, यानी m इज नॉट इक्वल टू n, देन दिस कंडीशन विल बी डेल्टा एम एन इज इक्वल टू 0। अब आप ये कंडीशन देखें, ये वाली जो कंडीशन है m n इज इक्वल टू, जब हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड, है ना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में पढ़ा था कि पूरे इंटायर स्पेस में हमारे पास जो वेव फंक्शन आता है, प्रोबेबिलिटी आती है पार्टिकल के कैलकुलेट करने की, वो 1 हो जाती है। तो ये कंडीशन बन जाएगी किसकी, नॉर्मलाइजेशन की, तो हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा क्या, नॉर्मलाइज्ड। लेकिन जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा वेव फंक्शन कैसा बन जाएगा, ऑर्थोगोनल। तो ये किसकी कंडीशन है, ऑर्थोगोनैलिटी की। तो एक ही इक्वेशन नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी दोनों की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मलिटी दोनों चीज़ें ये क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है अपनी एक इक्वेशन में। कुछ चीज़ों की और बात कर लें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं वेव फंक्शन की। अगर हम इसको, इस वेव फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास वेव फंक्शन साई एक्स है और इसका हमने क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया
डी एक्स इज इक्वल्स टू ये भी डेल्टा एम एन लिखा जा सकता है, ठीक है, लिमिट हमने लगा दी ए टू बी, तो ये भी लिखा जा सकता है। इसमें करना क्या होता है, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं किसी भी वेव फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में बेसिकली करते क्या है कि वेव फंक्शन में आई को माइनस आई से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा किसी भी वेव फंक्शन का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आई जे के हम कुछ भी क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। तो एक हमने पढ़ी है जो साइकिल हमारी होती है, ठीक है, ये चलती है ऐसे और यहाँ पर क्या होता है, आई जे के, ठीक है, ये हमारे पास आ गए। तो हम लोग जब बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की जब लोग हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में, तो इसमें जो आई डॉट आई होगा, जे डॉट जे होगा, के डॉट के होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। जब हम लोग किसकी बात करेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी की, ऑर्थोगोनैलिटी की, ठीक है, जब ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन की हम लोग बात करेंगे तो उसमें होगा क्या, अब हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज देखेंगे, आई जे जे के से आई, तो यहाँ पर जो आएगा आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के और यहाँ पर के डॉट फिर से वापस कहाँ जाएंगे, आई पे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे और ये किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। तो ये देखिए आप, ये कंडीशन हो गई नॉर्मलाइजेशन की, जिसमें हम लोग क्या बोलते थे कि किन्हीं भी दो हमारे पास वेव फंक्शन था, उनका जो प्रोडक्ट था इंटायर स्पेस में वो क्या आ जा रहा था, 1 आ जा रहा था यूनिटी के बराबर। तो आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के इज इक्वल्स टू 1 आ गया। और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन में क्या आता है, 0 आता है, तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, आई इंटू जे, जे इंटू के इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो बेसिक कंडीशन है ये बेसिकली क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के अंदर आती है, जिसमें हम लोग एक ही वेव फंक्शन से नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी दोनों की कंडीशन को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने वेव फंक्शन के हिसाब से। तो ये था बेसिकली कि ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द वेव फंक्शन क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और ऑर्थोगोनैलिटी होने के किसी भी फंक्शन के ऑर्थोगोनल होने से हमें क्या जो उससे डिस्क्रिप्शन मिलता है, क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।